गुड इवनिंग सभी को। हर्षित, सोनम, हनुमान, मीना, अंकित। चलिए, सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आज खुशखबरी तो आपको मिल गई होगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 13 जनवरी से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो भरे जाएंगे। तब तक आप लोग OTR की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवा लें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नोटिफिकेशन आ गया है। तब तक आप लोग सभी OTR की जो आपकी प्रोसेस है वो सभी पूरी करवा लो। OTR में आपका टाइम लग सकता है, डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे वहाँ आपके सारे। चलिए, जैसा हम फलोत्पादन का अध्ययन कर रहे थे, और फलोत्पादन में अपन ने एक तो सबसे पहले आम को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दूसरा हमने नींबू वर्गीय फलों को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने तीनों फल कंप्लीट कर लिए। कल जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने केला को कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम पपीता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की पूरी क्लास में पपीता के संबंध में जितनी भी हमारी इंपोर्टेंट बातें होंगी वो सभी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए हर्षित, बिल्कुल, जो विद्यार्थी अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और उनकी उम्र 1/1/2027 को 18 वर्ष हो जाएगी, वो भी आवेदन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये अमेंडमेंट है। मॉडल पेपर में क्लास कब चालू होगी? मॉडल पेपर में क्लास चालू नहीं होगी। मॉडल पेपर में कौन सी क्लास है? राजेश, राधे राधे। चलिए, अब सीधा हम क्लास पे चलते हैं, और ये जो भी आपकी बातें हैं वो बिल्कुल अब आप लोग बंद रखोगे, ठीक है। आज का अपना जो फ्रूट है वो कौन सा है? आज हम बात करेंगे बेसिकली पपीता के बारे में। और मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जब पपीता में से आपको प्रश्न न पूछा गया हो। यानी अगर हम पपीता की बात करें तो ये इंपोर्टेंट फ्रूट है आपका पपीता। अब देखते हैं पहले इसका जनरल बेस जो सामान्य परिचय में पूछा जाता है उसमें सबसे पहली बात तो हमारी यही है, इसका नाम क्या है पपीता का। बेसिकली अगर हम नाम की बात करें तो क्या होगा? कैरी का पपाया, कैरी का पपाया। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें, मान लो इसका कुल, तो कुछ फल हमारे ऐसे हैं जिनका कुल उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे इसका कुल कौन सा होता है? कैरी केसी, नाम से स्पष्ट है। कैरी का पपाया तो कैरी केसी, ठीक है। इसके बाद में इसकी मान लो उत्पत्ति के संबंध में अगर बात करूं तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है? तो जनरली हम कह सकते हैं उष्ण अमेरिका। कहां से मानी गई है? उष्ण अमेरिका। और कई जगह इसको हम नाम दे देते हैं मैक्स को। तो या तो ये आपको उष्ण अमेरिका लिखा हुआ आ सकता है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन उष्ण अमेरिका की जगह कई बार ही आपको मैक्स को भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आपको आ सकता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं अगले पॉइंट पर, कुछ और भी चीजें यहां से हमें आती है। जनरली मैं अगर बात करूं गुणसूत्र, तो ज्यादातर जो आपके फल हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे हमने नींबू वर्गीय फल पढ़े, और नींबू वर्गीय फलों के अलावा जो पपीता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2n बराबर 18 होती है। हमने नींबू वर्गीय फल पढ़े, उनमें भी कितनी थी? 18। और यहां इसमें भी कितनी है? तो 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं इसका फल प्रकार, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पपीता का जो फल प्रकार है वो क्या है? ऑब्वियसली मैं कहूंगा सरस या बेरी होता है। फल प्रकार क्या होगा? तो सरस या बेरी होगा। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं इसका खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। अब आपको भी पता है पपीते का हम कौन सा भाग खाते हैं। इसके फल के ऊपर क्या होता है? छिलका होता है। अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। तो ऊपर छिलका, अंदर बीज, दोनों भाग हम नहीं खाते, केवल और केवल बीच वाला भाग खाते हैं। और बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे? तो बेसिकली फिर कहा जाएगा इसे मीजोकार्प। जनरल वे में हम कह सकते हैं कि पपीता का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है? मीजोकार्प है। इसके बाद में थोड़ा सा अब नेक्स्ट और चलूं आगे। अब हमें जनरली एक सीधा सीधा सा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक पपीता उत्पादन कहां होता है। अब मान लो अगर मैं विश्व के संबंध में बात करूं तो सबसे ज्यादा पपीते का उत्पादन कहां होता है? भारत में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा पपीता कहां पैदा होगा? भारत में। सर कितना? कुल विश्व में जो जितना पपीता उत्पादन होता है उसका 40% उत्पादन अकेले कहां होता है? भारत में होता है। इसके बाद में अगर बात करूं, मान लो हमें प्रश्न ये पूछ ले कि सर भारत में सबसे ज्यादा पपीता का उत्पादन कहां होता है, तो फिर हम याद रखेंगे भारत में सबसे ज्यादा पपीता उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में।
और जो कुल पपीता उत्पादन है उसका लगभग 21 से लेकर के 22%। कुल पपीता उत्पादन का 21 से 22% उत्पादन कहां? आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं मैं, सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि सर राजस्थान में सबसे ज्यादा पपीते का उत्पादन कहां होता है? जनरली अगर मान लो हम राजस्थान के संबंध में बात कर रहे हैं तो फिर आप लोग सीधा सीधा याद रखोगे ये कहां होता है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कहां होगा? हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सबसे ज्यादा पपीते का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। तो ये तो हमारी कुछ सामान्य सी बातें हो गई पपीता के बारे में। नाम क्या हो गया? कैरी का पपाया। कुल कौन सा होगा? कैरी केसी। उत्पत्ति कहां से हुई है? उष्ण अमेरिका से। गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 18। फल प्रकार क्या है? सरस्या बेरी। खाने योग्य भाग मेसोकार्प। विश्व में सबसे ज्यादा भारत में। भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर? राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां? तो हनुमानगढ़ में। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और ने चलें अगले पॉइंट पर। अब हमें कौन कौन से सवाल इसमें से और पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। नरेश कुमार सर सिलेबस में कोई चेंजिंग हुई है क्या? सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, सिलेबस आपका सेम हूबहू है। ठीक है, विद्या मेरी एज 2027 महीने में 18 की हो जाएगी। देखो उसमें आपकी जो एज है वो 1/1/2027 को कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। अगर 1/1/2027 को 18 होगी तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लो 2/1/2027 को भी 18 साल होगी तब भी आप आवेदन नहीं कर पाओगे। ये फिक्स है, इतनी तारीख को आपकी डेट होनी चाहिए। 1 घंटे का भी अंतर नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और नेक्स्ट चले हम पपीता के बारे में। तो नेक्स्ट में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं? बेसिकली हम बात करें तो एक इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा हमें पपीता में विटामिन को लेकर। विटामिन, अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि जो फल हमारे पीले रंग के होते हैं, पीलापन लिए हुए होते हैं, उनमें कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए होती है। तो एक तो इसमें क्या पाई जाती है? एक तो इसमें विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, दूसरी में अगर बात करूं विटामिन ए के अलावा एक इसमें विटामिन सी भी पाई जाती है। तो ए और सी दोनों विटामिन इसमें प्रेजेंस होते हैं। सवाल में यह पूछा जाएगा कि पपीता में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है। जनरली अगर मैं विटामिन ए की मात्रा की बात करूं तो कितनी होगी? 2500 IU होगी। विटामिन ए कितनी पाई जाती है? 2500 IU पाई जाती है। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो ये कितनी होगी? ये इसमें होगी 85 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ये कितनी होती है? 85 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है। यानी अगर हमारे पास 100 ग्राम पपीता है उसमें विटामिन सी कितनी होगी? 85 मिलीग्राम होगी। इस तरह से में सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलूं। नेक्स्ट आगे में क्या सवाल आएगा? एक सवाल हमें सीधा सीधा से ये पूछा जाएगा कि पपीता में जो पीलापन है, पीलापन वो किसके कारण आता है? एक्चुअली मैंने क्या बताया कि पपीता के फल पीले होते हैं। अब पीले किसके कारण होते हैं सवाल तो में ये पूछा जाएगा। ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि पपीता के फलों में कैरिका जेंथोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक होता है? कैरिका जेंथोफिल। और इस कैरिका जेंथोफिल नामक वर्णक के कारण ये फल कैसे होते हैं? पीले होते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं जो डाउट करेगी आपको परीक्षा के टाइम। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पपीता में पीलेपन का कारण है, और वो केवल और केवल इतना सा लिख देगा जेंथोफिल, कैरिका नहीं लिखेगा। तो जरूरी नहीं है कि कैरिका उसके आगे लिखा हुआ ही हो, नहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ऑब्वियसली एक नाम है तो केवल वो जेंथोफिल भी यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, एक फिर हमें सवाल ये पूछता है कि पपीते का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग। ठीक है, एक तो क्या पूछ लेगा? पपीते में पीलापन हमें पता चल गया। एक में क्या पूछ लेगा? पपीते का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? एक्चुअली हम देखते हैं कि पपीते की कुछ वैरायटी पीले रंग की होती हैं और कुछ वैरायटी हमारी कैसी होती हैं? लाल रंग की होती है। तो इसका जो लाल रंग होगा वो किसके कारण होगा? ऑब्वियसली हम जानते हैं लाल रंग का एक ही वर्णक है और वो है एंथोसाइनिन। कौन सा वर्णक है? एंथोसाइनिन। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि लाल रंग का जो कारण है वो क्या है? वो एंथोसाइनिन है। और आपकी एनसीईआरटी में शायद लाइकोपिन इंक्लूड कर रखा हो, लेकिन मेनली लाल रंग किसके कारण होता है? ये एंथोसाइनिन के कारण होता है।
लाइकोपीन क्या है? लाइकोपीन केवल और केवल आपका टमाटर में अप्लाई होता है। अगर टमाटर में लाल रंग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वो आपका लाइकोपीन हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और नेक्स्ट चले, मान लो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें जलवायु के संबंध में बात करें, जलवायु, तो इसके संबंध में हमें दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगे। एक तो मैंने कल आपको बताया कि जिन पादपों की पत्ते चौड़े होते हैं, जिन पादपों के पत्ते चौड़े होते हैं, वो सारे के सारे पादप क्या होते हैं? पाले के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो एक तो मैं कह सकता हूं कि पपीता के पत्ते भी चौड़े होते हैं, तो ये क्या है? एक तो ये पाले के प्रति संवेदनशील है, पाले के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये पाले के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है, पहली बात। दूसरी बात, पाले के प्रति तो संवेदनशील है, एक ये जल के प्रति भी संवेदनशील होता है, जल के प्रति संवेदनशील। अगर जल की कमी रह गई तब भी पपीता का पौधा मर जाएगा, और अगर मान लो जल हल्का सा ज्यादा हो गया तब भी पपीता का पौधा मर जाएगा। तो ऑब्वियसली ये पाले के प्रति तो होगा ही संवेदनशील, उसके साथ साथ ये जल के प्रति भी क्या होता है? संवेदनशील होता है। नेक्स्ट में अगर बात करें इसको कैसी जलवायु चाहिए, तो बेसिकली बात यह है कि कैसी जलवायु का पादप है, तो ये भी सामान्यतः उपोष्ण जलवायु का पादप है। कैसी जलवायु का पादप है? उपोष्ण जलवायु का पादप है, जो कि वर्गीकरण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यह हमारी कहानी जलवायु के संबंध में हो गई। इसके बाद में अगर बात करूं तो नेक्स्ट में सवाल एक ऐसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में पपीता उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थित है? पपीता उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थित है? एक सवाल हमें यह पूछा जाएगा। जनरली सवाल क्या पूछेगा कि राजस्थान में पपीता उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है। और अगर मैं पपीता उत्कृष्टता केंद्र के संबंध में बात करूं, आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कहां पर है ये बहराबंडा दौसा में है। मैंने पहले भी लिखा दिए सारे उत्कृष्टता केंद्र, तो ये बहराबंडा दौसा में स्थित है। अशोक गहलोत जी जाते जाते खुल के गए थे इसको, ठीक है। तो अगर हमें पपीता उत्कृष्टता केंद्र के बारे में सवाल पूछा जाए तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कहां पर है? ये बहराबंडा दौसा में स्थित है, ठीक है। तो ये भी कुछ हमारी सामान्य बात हो गई। अब हम इसके बाद थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। लाइकोपिन दे रखा है, हाँ बिल्कुल लाइकोपिन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन लाइकोपिन नहीं होता, इसमें एंथोसायनिन होता है। लाइकोपिन केवल और केवल आपके टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। अब सही तो आपका अगर आ गया एग्जाम में तो लाइकोपिन ही माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के आधार पर आप रिटर्न लगाओगे, जरूरी नहीं है सही माना जाए, वो डिलीट भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो इसमें दोनों चांस होते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट जो इसका फैक्टर है वो है पपेन। इस पूरे के पूरे मामले में सबसे इंपोर्टेंट जो चीज है पपीता में वो क्या है? वो पपेन है। चलिए अब अगर हम पपेन की बात कर रहे हैं तो यहां से तो काफी सारी चीजें हमें बनती हैं। सबसे पहली बात यह कि पपेन होता क्या है। तो पपीता के जो हरे फल हैं, पपीता के हरे फलों से प्राप्त दूध जैसा पदार्थ, दूध जैसा पदार्थ, इसके हमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न मैं करूंगा अभी यहाँ। पहली बात तो यह है कि पपीता के जो हरे फल होते हैं और कच्चे फल होते हैं उनसे हमें एक दूध जैसा क्षरण प्राप्त होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पपेन बोलते हैं। अब जनरली मैं इस पपेन की बात करूं तो इस पपेन में एक तो क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम। और वो एंजाइम इसमें कौन सा होता है? तो वो एंजाइम होता है पेप्सिन। पहली बात, पपेन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और पेप्सिन नामक एंजाइम की उपस्थिति के कारण ये जो पपेन है वो क्या करता है? वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। आपसे सवाल पूछा जाता है कि पपेन का महत्व लिखिए। पपेन का महत्व क्या है? 4 ऑप्शन आएंगे उसमें। एक तो क्या हो गया? प्रोटीन का पाचन करेगा। दूसरा है हम पपेन का उपयोग कहां करते हैं? तो जनरली हम कह सकते हैं च्युइंगम निर्माण में, च्युइंगम निर्माण में। एक तो हम क्या करेंगे पपेन का उपयोग? जनरली प्रोटीन के पाचन में। दूसरा कहां करेंगे? च्युइंगम निर्माण में करेंगे। एक हम कहां कर लेते हैं इसका उपयोग? चमड़े की सफाई में भी कर लेते हैं, चमड़े की सफाई में।
चमड़े की सफाई में हमने इसका उपयोग कर लिया, च्युइंगम निर्माण में हमने इसका उपयोग कर लिया, प्रोटीन के पाचन में इसका उपयोग कर लिया। इसके अलावा मैं और भी आपको बता दूं, जो पपेन है इसका उपयोग हम शक्तिवर्धक औषधि के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करेंगे? शक्तिवर्धक औषधि के रूप में। तो एक तो हम किस रूप में कर रहे हैं इसका उपयोग? शक्तिवर्धक औषधि के रूप में कर रहे हैं। दूसरी, इसके अलावा हम किसके रूप में करते हैं? पाचनशील औषधि के रूप में भी करते हैं। शक्तिवर्धक और पाचनशील औषधि के रूप में किया जाता है। पाचनशील औषधि के संबंध में मैंने ऊपर ही आपको एक बात बता दी, यहां इंपोर्टेंट बात मैंने बता दी सीधी सीधी, प्रोटीन का पाचन करता है, इसीलिए इसका उपयोग हम पाचनशील औषधि के रूप में भी कर सकते हैं। ये सवाल हमें सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूं। नेक्स्ट एक में सवाल पूछता है पपेन निकालने के लिए उपयुक्त समय कौन सा है? समय, पपेन निकालने के लिए जो उपयुक्त समय है वो क्या है? वो सुबह 6 से 9 बजे तक है। क्या है? सुबह 6 से 9 बजे तक है। एक से आपसे सवाल ये पूछाएगा पपेन निकालने के लिए उपयुक्त समय क्या होता है? सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक होता है। दूसरी बात में ये पूछी जाती है कि जनरली अगर मैं बात करूं तो एक फल से, एक फल की बात नहीं करते, ये बाद में करेंगे, हम बात करते हैं कि एक फल पे जो पपेन हम निकालते हैं वो चीरा किस आकार का लगाया जाता है? चीरा केएनसीईआरटी मेंशन है। तो चीरा बेसिकली हम 3 सेंटीमीटर गहरा लगाते हैं। जब भी हम किसी पादप से पपेन प्राप्त करेंगे फल से, तो कच्चा फल होगा और उस फल में हम क्या लगा देंगे? 3 सेंटीमीटर गहरा चीरा लगा देंगे। और एक फल पे कितने चीरे लगाए जाते हैं? ध्यान रखना, एक फल, और एक फल पे हम कितने चीरे लगाते हैं? तो 4 से 5 चीरा लगाते हैं। एक फल में कितने चीरा लगाएंगे? 4 से 5 चीरा लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करें, इस जो पपेन है इसमें क्या पाई जाती है? इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। पपेन में क्या होता है? प्रोटीन होती है। कितनी प्रोटीन होती है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं लगभग 72%। पपेन में जो प्रोटीन की मात्रा होगी वो कितनी होगी? तो लगभग 72% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें पपेन के संबंध में सवाल, तो हमें प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि पपेन को कितने तापमान पर सुखाया जाता है? जनरल वे में मान लो हमने पपेन प्राप्त कर लिया, अब पपेन प्राप्त कर लिया तो उसको सुखाएंगे, तो सुखाने की अगर हम बात करें तो कितना तापमान होगा? 50 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस। पपेन को ऑब्वियसली हम 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुखाते हैं। इसके बाद हमें प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि पपेन का जो परिरक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? परिरक्षण, तो जनरल वे में आप लोग याद रखोगे परिरक्षण हम किसके द्वारा करेंगे? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, या मैं कह सकता हूं केएमएस द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करेंगे? केएमएस, या मैं कह सकता हूं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के द्वारा करते हैं। सर कितनी मात्रा ली जाती है? ऑब्वियसली हम कहेंगे 350 ppm। पपेन के परिरक्षण में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की कितनी मात्रा का उपयोग करेंगे? तो ऑब्वियसली हम 350 ppm मात्रा का उपयोग करेंगे। सीधा सीधा सा प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। और अगर हम पपेन के उत्पादन की बात करें, कितना उत्पादन हमें प्राप्त होता है पपेन का? उत्पादन ऐसा माना जाता है कि एक पादप से लगभग हम 200 ग्राम पपेन प्राप्त कर सकते हैं। कितना? 200 ग्राम। तो ये आपके पपेन के संबंध में कुछ प्रश्न हो गए जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। एक तो ये क्या है? हरे फलों से प्राप्त दूध जैसा पदार्थ है या कच्चे फलों से प्राप्त दूध जैसा पदार्थ है। इसमें क्या होता है? पेप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, और ये एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा इसका उपयोग च्युइंगम निर्माण में करते हैं, इसका उपयोग हम चमड़े की सफाई में भी करते हैं, इसका उपयोग शक्तिवर्धक और पाचनशील औषधि के रूप में भी किया जाता है। पपेन निकालने के लिए उपयुक्त समय आपका सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक है। चीरा कितना लगाते हैं? तो 3 से सेंटीमीटर गहरा चीरा लगाते हैं, और एक फल में कितने चीरे लगाए जाते हैं? तो 4 से लेकर के 5 चीरे लगाते हैं। इसका प्रोटीन कितना होता है पपेन में? तो 72% लगभग। सुखाया कितने तापमान पर जाता है? 50 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस। परिरक्षण किसके द्वारा करते हैं? केएमएस या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के द्वारा करते हैं। उत्पादन कितना होता है प्रति पादप? तो 200 ग्राम पपेन हम एक पौधे से प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, जर्नल वे में आपसे प्रश्न पूछेगा कि जिन फलों से हम पपेन प्राप्त करते हैं उन फलों का उपयोग कहां किया जाता है?
जिन फलों से हम पपेन प्राप्त करते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक तो उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जूस बना सकते हैं उनसे, ठीक है। दूसरा उनसे क्या बना सकते हैं, दूसरा फ्रूटी, जो फ्रूटी आती है आपके मार्केट में जेली टाइप की, वो उनसे बना सकते हैं। जो अतिरिक्त उत्पाद होते हैं सह उत्पाद, वो बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, इस फल का उपयोग करते हैं। मार्केट में इस फल की कीमत हमें कम मिलती है क्योंकि इसका रंग और स्वाद दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन भी है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि जिन फलों से पपेन निकाला जाता है उनकी मार्केट में कम कीमत मिलने का कारण है। तो क्या कारण होगा, एक तो उनके स्वाद में कमी आ जाती है, एक उनके रंग में कमी आ जाती है, और भी सही बात यह कि उनकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये सवाल जो है आपको पपेन के संबंध में पूछे जाएंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, और आपको क्या सवाल यहां से पूछा जा सकता है। जनरल वे में नेक्स्ट बात करूं यहां पपीता में पुष्प, ठीक है। अब मैं पुष्प की बात करूं, पुष्प किस प्रकार के होते हैं। पुष्प से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पुष्प से पहले हम जानते हैं पपीता में पादप। पपीता में हम पादप देखते हैं कितने प्रकार के पादप होते हैं। आप लोगों ने ऑफलाइन टेस्ट देखा होगा, जो हमने 13वां टेस्ट अपलोड किया है ऑफलाइन वाला, उसमें एक प्रश्न था पपीता के संबंध में और इंपोर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। अब जनरली अगर हम पुष्पों की बात करें तो पपीता में पादप होते हैं हमारे 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से पादप होंगे, एक तो पादप होते हैं हमारे नर पादप, नर पादप, ठीक है। दूसरे पादप कौन से होंगे हमारे, दूसरे पादप होंगे हमारे मादा लिंगी, या मैं कहूं मादा पादप, मादा पादप। और एक पादप ऐसा होता है जिसमें नर प्लस मादा दोनों होते हैं, नर प्लस मादा दोनों होते हैं। अब कंडीशन क्या क्या है ये समझो, जो नर पादप होता है अलग, एक मादा पादप अलग होता है, ठीक है। तो नर पादप को मेल प्लांट कह दिया, और इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने फीमेल प्लांट कह दिया। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा उभयलिंगी पादप, ठीक है, उभयलिंगी पादप। अब जनरली ये जो दोनों कंडीशन थी, ये दोनों कंडीशन जब नर और मादा भाग दोनों अलग अलग पादपों पर हैं, तब इसको हम क्या कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे डायोसियस। ये दोनों पादप हमारे कैसे हैं, डायोसियस हैं, ठीक है। ये तो डायोसियस हो गए। और इसकी अगर बात करूं जब एक ही पादप पर नर और मादा भाग हैं, तब इसको हम क्या कहेंगे, तब इसको कहेंगे मोनोसियस, मोनोसियस, ठीक है। अब इंपोर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि कुछ पादप हमारे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, मादा भी होता है और वो उभयलिंगी भी होते हैं, उभयलिंगी, उभयलिंगी। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें मादा भी होगा और उभयलिंगी भी होगा, तब उसको क्या कहा जाएगा, तब ऐसे को हम कहते हैं गाइनोडायोसियस, गाइनोडायोसियस। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा गाइनोडायोसियस क्या होंगे। तो ऐसे पादप जो उभयलिंगी भी होते हैं और उनमें क्या होता है, मादा भाग भी होता है, तो इनको ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, इनको ऑब्वियसली कहा जाएगा गाइनोडायोसियस, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट शायद उस पेपर में हमने पूछा गया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। एक तो नर पादप अलग हो गए, मादा पादप अलग हो गए, एक नर और मादा दोनों में एक ही हो गया, या फिर क्या हो गया, मादा प्लस उभयलिंगी। तो मादा प्लस उभयलिंगी को क्या कहेंगे, गाइनोडायोसियस कहेंगे, ठीक है। आप लोग याद रखना। और एक चीज आपको पता ही होगा कि इसमें जो नर और मादा पादपों का अनुपात है, या मैं कहूं मादा और नर पादपों का जो अनुपात है वो कितना होता है, 10:1 होता है। 10 मादा होंगी तब एक पादप किसका होगा, नर का होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं, पुष्प की बात कर रहे हैं। अब देखो यहां सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है, पहली और इंपोर्टेंट बात यह है कि पपीता के जो पौधे होते हैं उनमें पुष्पन की क्रिया कितने दिन बाद शुरू होती है। सबसे पहला सवाल तो मैं यहां से पूछा जाएगा। जनरली अगर हम पपीता के पौधों की बात करें तो पुष्पन की क्रिया शुरू होती है, यानी पुष्पन जो शुरू होता है वो कब होता है, वो 50 दिन बाद होता है। 50 दिन बाद जब हम पौधे का रोपण करते हैं तो रोपण के 50 दिन बाद इनमें क्या हो जाता है, पुष्पन शुरू हो जाता है। और फिर इनमें 3 प्रकार के पुष्प आते हैं। कितने प्रकार के पुष्प आएंगे, 3 प्रकार के पुष्प आते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हम इनके बारे में यहां समझेंगे।
एक तो मैं अगर बात करूं क्या होंगे, मादा पुष्प होंगे, मादा पुष्प, ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं कैसे होंगे, नर पुष्प होंगे, नर पुष्प। तीसरी में अगर बात करूं तो कैसे होंगे, उभयलिंगी पुष्प होंगे, उभयलिंगी, जिसमें क्या होगा, मादा होगा और नर भी होगा, दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब उभयलिंगी पुष्प आ गए, 3 प्रकार के हो गए। जनरली अगर मैं अब कहूं जो मादा पुष्प होते हैं, कौन से पुष्प में हमारे पास, मादा पुष्प, ये कैसे होते हैं, ये चक्री नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, ये चक्री नुमा होते हैं, चक्री नुमा। और इनका जो डंठल होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डंठल वो कैसा होता है, छोटा होता है। डंठल कैसा होगा, छोटा होगा। कितना छोटा होगा, 1 से लेकर के, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर के 3 इंच होता है। सर डंठल का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई पपीता का पौधा है, ठीक है, पपीता का ही पौधा है, यहां से पत्ती निकलती है, जहां से पत्ती निकलती है उसके नीचे क्या निकलता है, फूल निकलता है ऐसे। तो अगर फूल इस प्रकार के डंठल में निकले ऐसे, डंठल में, ये डंठल हो गया यहां से यहां तक, डंठल में, ठीक है, तो छोटे डंठल में अगर निकले तो समझ लो कि वो कैसा फूल है, वो आपका मादा फूल है, ठीक है। और मादा फूल की अगर बात करें तो कितना लंबा होगा, 1 से लेकर के 3 इंच का होगा। इसके साथ साथ ये पुष्प कैसा होता है, ये पुष्प बड़ा भी होता है। मादा पुष्प कैसा होगा, बड़ा होगा, चक्रीनुमा होगा, डंठल इसका छोटा होगा, कितना छोटा, 1 से 3 इंच। और अगर मैं बात करूं कैसा होता है, उर्वर, उर्वर का मतलब ये है कि इससे क्या बनते हैं, फल बनते हैं। फल किससे बनेंगे, मादा पुष्पों से बनते हैं। जनरली अगर मैं नर पुष्पों की बात करूं तो डंठल तो इनका भी छोटा होता है। अगर मैं बात करूं डंठल, तो इनका भी डंठल क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन इनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुच्छे के रूप में निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, गुच्छे के रूप में निकलते हैं, रूप में। आप लोगों से प्रश्न में पूछा जाएगा कि पत्ती के नीचे गुच्छे के रूप में कौन से पुष्प निकलते हैं, तो पपीता में कौन से पुष्प निकलेंगे, नर पुष्प निकलेंगे गुच्छे के रूप में, ठीक है। इसके बाद में अगर एक और बात करूं, यहां गुच्छे के रूप में तो निकलते हैं, उसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, अनुर्वर होते हैं। सर अनुर्वर का मतलब क्या है, इनसे फलों का विकास नहीं होता है, नर पुष्पों में फल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है, ये बात भी क्लियर। उभयलिंगी की अगर बात करूं, उभयलिंगी कैसे होते हैं, ये दोनों के मध्यवर्ती होते हैं, दोनों के कैसे होते हैं, दोनों के मध्यवर्ती होते हैं, और इनमें दोनों प्रकार के पुष्प आते हैं, नर और मादा। इंपोर्टेंट बात यह है कि ये जो पुष्प हैं इनमें क्या होता है, इनमें अंडाशय भी होता है, अंडाशय, ठीक है, और इनमें क्या होता है, पुंकेसर भी होता है, पुंकेसर। इंपोर्टेंट बात एक और आप ऐड कर लेना, जो मादा पुष्प होते हैं उनमें पुंकेसर नहीं पाया जाता, पुंकेसर नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनमें केवल मादा भाग ही होते हैं, और पुंकेसर क्या है, एक नर भाग है। तो जब किसी पुष्प में अंडाशय और पुंकेसर दोनों पाए जाएंगे तब वो कैसा होगा, उभयलिंगी पुष्प होगा। जब उसमें केवल अंडाशय पाया जाएगा, उसमें पुंकेसर नहीं होगा, तब वो क्या होगा, मादा पुष्प होगा। जब उसमें केवल और केवल पुंकेसर पाया जाएगा, जो नर पुष्प होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें केवल और केवल पुंकेसर होता है, इनमें अंडाशय नहीं होता, ठीक है। ये मेन अंतर तीनों के अंदर होता है और आपसे पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा देगा वो आपको कि वे पुष्प कौन से होते हैं जिनमें अंडाशय नहीं पाया जाता, केवल पुंकेसर पाया जाता है, तो कौन से होंगे, नर पुष्प होंगे। वे पुष्प जिनमें अंडाशय और पुंकेसर दोनों भाग पाए जाते हैं वो क्या होंगे, वो उभयलिंगी होंगे। इस प्रकार से आपको जो सवाल है वो परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। अब मुझे आप बता सकते हो कि क्लियर है क्या आपका ये पॉइंट, पुष्प वाला पॉइंट आपका क्लियर है क्या, एक बार मुझे ये बताओ, क्योंकि यहां से टिपिकली पॉइंट आपको बनता है और ये समझ में आना भी जरूरी है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, क्लियर है तो एक बार बता दो मुझे, पुष्प वाला पॉइंट क्लियर है क्या, ये पॉइंट आपका काफी खासा पुंकेसर वाला, बस। उम्मीद मुस्कान, गोनू, हनुमान सभी का क्लियर है, मीना, अंकित, बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ इसी के साथ में लगा हुआ एक जनरल सा पॉइंट आता है बीज उत्पादन का, बीज उत्पादन। अब पपीता में बीज का उत्पादन कैसे होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती भी है, बीज का उत्पादन कैसे होता है। पपीता में नर पुष्प भी होते हैं
मादा पुष्प भी होते हैं, उभयलिंगी पुष्प भी होते हैं। तो फिर बीज का उत्पादन कौन से पुष्पों से हम करेंगे? सबसे इंपोर्टेंट बात यह है, यह एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। पहली और इंपोर्टेंट बात तो यह कि पपीता में क्या पाया जाता है? परपरागण पाया जाता है। पपीता में क्या होता है? परपरागण होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि जब हम इसमें बीजोत्पादन करते हैं तो बीजोत्पादन के लिए क्या करते हैं? जो हमारे मादा पुष्प होते हैं, मादा पुष्पों का जो क्रॉस है वो हम किससे करवाते हैं? वो उभयलिंगी पुष्पों से करवाते हैं। बीजोत्पादन करने के लिए क्या करते हैं? मादा पुष्पों का क्रॉस उभयलिंगी पुष्पों से करवाते हैं। फिर जो इनकी संतान प्राप्त होती है, ध्यान रखना, फिर जो इनकी जो संतान प्राप्त होती है, जो बीज हमें प्राप्त होते हैं, जो बीज इनसे हमें प्राप्त होते हैं, उन बीजों में ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है, उन बीजों में 50% कैसे आएंगे? मादालिंगी होंगे। 50% तो कैसे होंगे? मादालिंगी। और फिर 50% कैसे होंगे? 50% होंगे उभयलिंगी। और इस तरीके से पपीता में क्या किया जाता है? बीजोत्पादन किया जाता है। और आपसे प्रश्न भी पूछेगा कि पपीता में श्रेष्ठ बीजोत्पादन हेतु उपयुक्त संकरण है। तो श्रेष्ठ बीजोत्पादन कैसे होगा? जब हम मादा पुष्पों का संकरण उभयलिंगी पुष्पों के साथ में कराएंगे तब होगा। एक प्रश्न हमें यह पूछ लेगा कि जब पपीता में मादा पुष्पों का क्रॉस उभयलिंगी पुष्पों के साथ कराया जाता है तो संतति का परीक्षण कैसा होगा? तो संतति कैसी होगी? 50% मादालिंगी होंगे और 50% आपके उभयलिंगी होंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लोग याद रखेंगे इसमें आपका। ठीक है, ये बीजोत्पादन का हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चले तो नेक्स्ट में कौन सा पॉइंट आता है? नेक्स्ट बेसिकली हमें पॉइंट आएगा उन्नत किस्म। उन्नत किस्म, अब मान लो हम उन्नत किस्मों के बारे में चर्चा करें तो 2-4 इसकी फेमस किस्में हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी फेमस किस्में हैं? जनरली में अगर बात करूं सबसे पहले पॉइंट पर सबसे इंपोर्टेंट जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न पूछा जाएगा कि पपीता की किचन गार्डन हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? किचन गार्डन हेतु, किचन गार्डन हेतु। तो किचन गार्डन हेतु सबसे जो उत्तम किस्म मानी गई है वो कौन सी है? वो पूसा नन्ना है। पूसा नन्ना। इस पूसा नन्ना के संबंध में आपको 3-4 सवाल पूछे जाएंगे। एक तो मैंने क्या बता दिया? किचन गार्डन हेतु उपयुक्त पूसा नन्ना हो गई। इसके साथ में दूसरा सवाल मैं और लिख दूं। मान लो मैं ये प्रश्न पूछ ले कि पपीता में सघन रोपण हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? सघन रोपण हेतु। तो सघन रोपण हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी होगी? वो भी आपकी पूसा नन्ना होगी। कौन सी होगी? पूसा नन्ना। फिर आपको सवाल ये भी पूछा जाएगा कि पूसा नन्ना के जो पौधों का रोपण है वो किस दूरी पर किया जाता है? तो जनरली फिर हम लोग याद रखेंगे 1.25 इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर करते हैं। पूसा नन्ना का रोपण 1.25 इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा और नेक्स्ट चलूं। एक सवाल हमें यह पूछ लेगा कि पपीता की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? उत्परिवर्तित किस्म। अब जनरली अगर मान लो मैं उत्परिवर्तित किस्म की बात करूं तो वो भी कौन सी है? वो भी आपकी पूसा नन्ना है। तो ये 3 प्रश्न आपको कहां से हो गए? पूसा नन्ना से हो गए। ठीक, इसके बाद एक आपको सवाल यह पूछा जाएगा कि पपीता की आनुवांशिक रूपांतरित किस्म कौन सी है? आनुवांशिक रूपांतरित का मतलब है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई आनुवांशिक रूपांतरित किस्म। इसका मतलब क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार की गई किस्म। और वो किस्म कौन सी है? तो ध्यान रखना 2 किस्में हैं ऐसी हमारे पास में। एक तो मैं कहूंगा सन अप, सन अप, और एक में क्या कहूंगा? रेनबो। सन अप और रेनबो दोनों किस्में कैसी हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी या आनुवांशिक रूपांतरित किस्में। इनकी विशेषता क्या होती है? तो ये भी आप लोग याद रखना। ये जो हमारी दोनों किस्में हैं सन अप और रेनबो, ये क्या होती हैं? ये वायरस के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। क्या होती हैं? वायरस के प्रति
प्रतिरोधी। पपीता में जो वायरस जनित रोग होते हैं उनके प्रति ये क्या होती है, दोनों प्रतिरोधी होती हैं। तो आपको प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पपीता में वायरस के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो सनअप और रेनबो। पपीता की आनुवांशिक रूपांतरित किस्म कौन सी है, तो सनअप और रेनबो है। ठीक है, इसके बाद में और आगे चलूं, एक में प्रश्न पूछा जाता है पीले रंग का गूदा, पीले गूदे वाली किस्म कौन सी है, पीला गूदा। जनरली अगर हम पीला गूदे की बात करें तो कौन सा होगा, सनराइज येलो, सनराइज, वैसे तो सोलो लिखा हुआ है लेकिन येलो होता है वो, ठीक है, सनराइज सोलो, ये कैसी है, पीले गूदे वाली है। नेक्स्ट में अगर बात करूं गुलाबी या लाल रंग का गूदा किसका होता है, गुलाबी या लाल, तो ये किसका होगा, ये ताइवान का होगा, ताइवान, या हम क्या बोलते हैं, रेड लेडी, रेड लेडी। ताइवान या रेड लेडी का गूदा कैसा होगा, तो ऑब्वियसली गुलाबी या लाल रंग का होगा। ठीक है, नेक्स्ट में और बात करूं, यहां और भी हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक में पूछा जाएगा पपेन उत्पादक, पपेन हेतु। अब पपेन हेतु जो उत्तम किस्म होगी वो कौन सी होगी, तो एक तो हमारे पास है CO5, एक है हमारे पास पूसा मेजेस्टी, CO5 हो गया, पूसा मेजेस्टी हो गया, और एक में अगर बात करूं तो CO2। ये कैसी है, ये ऑब्वियसली हमारी पपेन उत्पादक किस्में है, CO5, पूसा मेजेस्टी, CO2। सर सबसे ज्यादा पपेन किससे प्राप्त होता है, तो CO5 एक ऐसी किस्म है जिससे सबसे ज्यादा हमें पपेन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो इंपोर्टेंट किस्में हैं वो आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, जनरली हमें ऐसे भी पूछ लेता है कि पपीते की मादालिंगी किस्म कौन कौन सी है, मादालिंगी। अब देखो मादालिंगी, मादालिंगी, अब मादालिंगी में कौन कौन से आएंगे, एक तो मैं कहूंगा यहां पूसा जॉइंट है, पूसा जॉइंट, एक में अगर कहूं यहां CO2 है, एक में अगर बात करूं CO फर्स्ट है। ये तो कैसी है, मादालिंगी है। ज्यादातर किस्में जो है इसकी वो कैसी हैं, वो उभयलिंगी है, या मैं कहूं तो गाइनोडायोसियस है, उभयलिंगी। अब उभयलिंगी में कौन कौन से आएंगे इसकी, जनरली फिर आप लोग याद रखना इसमें, एक तो पूसा मेजेस्टी है, पूसा मेजेस्टी, कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू, सनराइज येलो, सनराइज सोलो, ताइवान, ताइवान है, या मैं कहूं रेड लेडीज, रेड लेडी, CO3, CO5, CO4, ये कैसी हैं, ये आपकी उभयलिंगी है। तो ऐसे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो या तो इस प्रकार से सवाल पूछ लेगा, या फिर जो ऊपर वाले पॉइंट है ज्यादातर उनमें से आपको जो सवाल है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी उन्नत किस्मों वाला जो पॉइंट था वो भी क्या हुआ, बेसिकली क्लियर हुआ। अब आपको कोई अगर डाउट है यहां से तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट। चलो बताओ फटाफट से, कोई डाउट हो तो आपका, आगे चलते हैं फिर। पूसा क्या है, अभी हर्षित को तो ये बताओ पूसा क्या होता है। चलो बताएंगे, डेट के बैच में बताएंगे आगे तुम्हें। हर्षित जो पूछना है वो बाद में पूछ लेना, सारी चीज बता दो तुम्हें। ठीक है, एक इसमें आप और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, एक अर्का सूर्या और अर्का प्रभात, जो कि आपकी जो IIHR है वहां से निकाली गई है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो वो आप लिख सकते हो IIHR के द्वारा, IIHR, यहां से आप लिख सकते हो, एक अर्का सूर्या है, एक अर्का प्रभात है, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है दोनों, अर्का सूर्या
और एक अर्का प्रभात, ये और आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे, अब अपना पॉइंट क्या बचा हुआ है, अब अपना पॉइंट केवल ये बचा हुआ है रोग और कीट। बेसिकली कीट तो हमारे इसमें इंपोर्टेंट है नहीं, लेकिन रोग इसमें जरूरी इंपोर्टेंट है। अब रोग में सबसे इंपोर्टेंट जो रोग है इसका वो कौन सा है, बेसिकली मैं कहूंगा एक तो इसमें आएगा आर्द्र गलन या डंपिंग ऑफ, आर्द्र गलन या मैं कहूं तो डंपिंग ऑफ। इसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कई फलों में इसको पढ़ चुके हैं। हमने इसको शायद पपीता में भी मैंने उसमें बताया होगा, आम में और भी मैंने बताया होगा। जनरली किसके द्वारा होता है, फंगस यानी कवक के द्वारा होता है, पीथियम एपिडर्मिटस नामक फंगस है उसके द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा हमारी इंपोर्टेंट चीज नहीं है। दूसरी में अगर बात को, एक क्या आता है, एक आता है हमारा लीफ कर्ल, लीफ कर्ल या इसको हम क्या बोलते हैं, पर्णकुंचन बोलते हैं। लीफ कर्ल या पर्णकुंचन इसको बोला जाता है। एक और में अगर बात करूं, एक क्या आता है, एक हम बोलते हैं इसको मोजैक वायरस या मैं कहूं मोजैक रोग। मेरी इंपोर्टेंट बात आप लोग थोड़ा सा याद रखना, ये जो रोग हैं ये किसके द्वारा होते हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों वायरस द्वारा होते हैं। ये क्या है, ये वायरस जनित रोग है। कई बार इन दोनों को हम कंबाइंड करके भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों वायरस जनित रोग है। अब मैंने एक बात आपको पहले बता रखी है कि जितनी भी हमारी बीमारियां वायरस के द्वारा होती हैं उनमें रोग ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होता, उससे इंपोर्टेंट होता है उसका वाहक, और हमें पूछा भी जाता है। तो जनरली अगर मैं इसमें रोग के वाहक की बात करूं तो आप लोग याद रखोगे, जो लीफ कर्ल है इसका वाहक तो क्या होता है, सफेद मक्खी होती है। लीफ कर्ल का वाहक क्या होगा, बेसिकली सफेद मक्खी होगी। और अगर मैं मोजैक रोग के वाहक की बात में क्या माना गया है, एफिड माना गया है। मोजैक रोग का वाहक क्या होगा, एफिड होगा। लीफ कर्ल का वाहक क्या होगा, तो ये आपकी व्हाइट फ्लाई यानी मैं कहूं तो सफेद मक्खी होगी। और ये दोनों ही इंपोर्टेंट होंगे। सबसे ज्यादा आपको सवाल पूछा जाता है लीफ कर्ल वायरस से। ठीक है, तो लीफ कर्ल वायरस सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है और मोजैक रोग आपका एफिड के द्वारा फैलता है। इसके अलावा आर्द्र गलन की अगर बात करूं तो ये मैंने पहले बता दिया आपको, ये कवक के द्वारा होता है, पीथियम नामक कवक है उसके द्वारा ये जो रोग है वो होता है। तो ये आपके तीन इंपोर्टेंट रोग हो गए। कीट अब आपसे पूछा जाए तो एक तो सफेद मक्खी हो गई और एक कौन सा हो गया आपका, एफिड हो गया। ठीक है, इसके बाद जनरल वे में आपसे उपज पूछ सकता है। वैसे इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, मान लो कभी पूछा जाए उपज। अब इसकी उपज आपकी जो एनसीईआरटी ने मानी है वो कितनी मानी है, 40 से लेकर के 50 किलोग्राम प्रति प्लांट। लेकिन अभी चलिए ये 80 से लेकर के 120 किलोग्राम प्रति पादप होती है। अभी चलिए कितनी होती है, 80 से 120 किलोग्राम प्रति पादप। आपकी एनसीईआरटी इसको मानती है 40 से लेकर के 50 किलोग्राम प्रति पादप। और इनका जो भंडारण है, फलों का भंडारण ध्यान रखना, वो कितनी नमी पर करते हैं, तो बेसिकली आप लोग याद रखोगे 13 से लेकर के 14% नमी पर किया जाता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पपीता के फलों का भंडारण कितनी नमी पर करेंगे, तो 13 से लेकर के 14% नमी पर हम क्या करते हैं, इनके फलों का जो भंडारण है वो करते हैं। फल पकाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको पता है इथेनॉल का उपयोग किया जाता है, वही 500 से लेकर के 1000 ppm मात्रा का उपयोग करते हैं। इतने सारे सवाल आपको पपीता के संबंध में पूछे जा सकते हैं। और ये पपीता वाला पूरा का पूरा पॉइंट अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, पपीता के संबंध में हमारी सारी बातें कंप्लीट हो गई, जहां से हमने शुरू किया था, शुरुआत से अंत तक। अब आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हनुमान सैनी विटामिन मैंने बता दी, पपीता के अंदर 2 विटामिन होंगी, एक विटामिन सी और एक विटामिन ए। ठीक है, अब आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ए सी, हाँ ए सी कह दो या सी कह दो, कुछ भी कह दो आप। बाकी अब आपकी वैकेंसी आ गई है, पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा सीरियस हो जाओ सारी चीजों को, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो प्रैक्टिस के साथ साथ। सेलेक्टिव मैटर पढ़ना, क्योंकि अब वैकेंसी का टाइम है। अब आप फालतू चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना। जो एनसीईआरटी है उसको आप ये मान लो कि वही आपकी बुक है, सब कुछ जो है वो उसी को पढ़ो बस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, हर्षित ये तुम्हारी एग्रीकल्चर में नहीं है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी में है। ऑब्वियसली होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो हमारे पास में क्या है, हमने 2 पौधों का क्रॉस कराया, ए इंटू बी का। ठीक है, ए इंटू बी का हम क्रॉस करा रहे हैं।
अब a इंटू बी से हमने क्या प्राप्त किया, c प्राप्त किया। ठीक है, जब हमें इस c का क्रॉस मान लो a के साथ में फिर करा दें, c का क्रॉस जब a के साथ में पुनः करा दिया जाएगा तब इसको कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस। हाँ प्लांट ब्रीडिंग में है, लेकिन ये 12th में आपकी एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आता है, फर्स्ट चैप्टर इसमें। आवर्ती जनक, आवर्ती जनक ये हो गया जिसका हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, ये आवर्ती जनक है। इतनी चीजें नहीं पता इसका मतलब बहुत वीक हो पढ़ने में। चलिए फिर आज के लिए काफी है, और पढ़ाई में जुट जाओ अब रेगुलर। वैकेंसी आ गई है, एग्जाम की डेट आपकी फिक्स ही है, लेकिन वो चुनाव की डेट जब आएगी उसके बाद में बदल भी सकती है, बाकी अभी तो फिक्स ही है। आप लोग तैयारी करते रहो बस। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं कल।